Assalamu alaikum students, how are you? Today we will do the word problem area and perimeter exercise 8a. स्टोरी से हम करेंगे 3. Find the perimeter of a square round each side of 100 meter. Okay, students, आपने डायमेंशंस जो आपकी वर्ड प्रॉब्लम में गिवन है वो जस्ट 1 है, ठीक है, ईच साइड की फॉर एग्जाम्पल। और दूसरी बात आपने ये अंडरस्टैंड करनी है कि बात हो रही है स्क्वायर ग्राउंड की। ओके, यू नो दैट स्क्वायर की ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं। सो हम यहाँ से इसकी स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट करेंगे। लेंथ ऑफ आ स्क्वायर ग्राउंड इज इक्वल टू 100 मीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ग्राउंड का फॉर्मूला मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने बड़ा ब्रीफली समझाया था। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ग्राउंड इज इक्वल टू 4 लेंथ। आपको पता है 4 साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर, तो स्क्वायर की ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। लेंथ की वैल्यू पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। ओके, फर्दर हम नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम करते हैं जो कि है आपके पास अ फार्मर वांट टू पुट अ फेंसी अराउंड हिज फील्ड 35 मीटर एंड 50 मीटर। जो प्रीवियस आपने वर्ड प्रॉब्लम की है उसमें सिर्फ आपके पास एक डायमेंशन गिवन थी, इस वाली में आपके पास 2 डायमेंशन गिवन है। तो आपको, और दोनों डिफरेंट हैं, आपको इन डायमेंशन से ही पता चल जाएगा कि ये बात हो रही है रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला और है, स्क्वायर का फॉर्मूला और है। हाउ मैनी मीटर टू फेंसी डज ही रिक्वायर। सो लेंथ ऑफ अ फील्ड 50 मीटर है, ब्रेथ ऑफ अ फील्ड 35 मीटर है। जो आपके पास फील्ड का पेरीमीटर है, क्योंकि वो रेक्टेंगुलर शेप में है, इस पूरी में गिवन नहीं है कि रेक्टेंगुलर शेप है, बट हम लोगों ने डायमेंशन से ही हमें पता चल जाएगा कि बात हो रही है रेक्टेंगल की। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। क्या है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। हम लेंथ की वैल्यू पुट करेंगे, ब्रेथ की वैल्यू पुट करेंगे, इन दोनों का सम करेंगे, 85 आएगा। 85 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 170 मीटर आंसर आ जाएगा। ओके, आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें इन फार्मूलाज को लेके। आपको ये दोनों फार्मूलाज आने चाहिए, ये आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। इन फार्मूलाज को लर्न करें और देखें कि ये कहाँ कहाँ पुट हो रहे हैं, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस लेक्चर तो आप मुझे मेरे नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। Assalamu alaikum students. So today we will start the next topic, that is about the heart. What is heart? It is a kind of pump, muscular pump that pumps the blood into the whole body. Okay, so there are 4 chambers in the heart. If we talk about the human heart, there are 4 chambers in the heart. You can see that these are 2 and these are 2. So these are called एट्रियम्स एंड दीज 2 आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। ओके, सो ब्लड में हमारा हार्ट जो है वो क्या करता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है, उसको हमारी बॉडी की तरफ पंप करता है ताकि हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शंस परफॉर्म कर सके, ठीक है। और जो डीऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन पुअर ब्लड होता है उसको वापस लंग्स की तरफ भेजता है ताकि वहाँ से ब्लड जो है उसमें ऑक्सीजन ऐड किया जा सके, क्योंकि जब हम इन्हेलेशन और एक्सलेशन का प्रोसेस होता है तो उसमें ऑक्सीजन जो है वो एंटर होती है ना हमारे लंग्स में। जब लंग्स में ब्लड जाता है तो वो ऑक्सीजन उस ब्लड के साथ ऐड हो जाती है, जिसके बाद ब्लड जो है वो वापस हार्ट की तरफ आता है और हार्ट से फिर आपकी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो जाता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो इसमें है आपके सुपीरियर वेना केवा। ये देखें, ये है आपका सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा क्या करते हैं, ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो उसको, ये आपका है, ठीक है। सुपीरियर वेना केवा क्या करेगा, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसको आपकी बॉडी से हार्ट की तरफ लेके जाता है, ठीक है। फिर आ जाती हैं आपके राइट पल्मोनरी आर्टरीज। बॉडी का ब्लड हार्ट की तरफ जो ब्लड लेके आती हैं उनको आप क्या कहते हैं, आर्टरीज़ कहते हैं, और सॉरी उनको वेन्स कहते हैं। और जो आपकी हार्ट से बॉडी की तरफ या लंग्स की तरफ या हार्ट से अवे ब्लड को लेके जाती हैं
उन वेजल्स को हम आर्टरीज़ कहते हैं। ठीक है, पल्मोनरी का वर्ड जहाँ पे भी आएगा इट मीन्स कि ये लंग से रिलेटेड है। अगर पल्मोनरी आर्टरी है तो वो लंग से ब्लड लंग्स की तरफ लेके जाएगी, और पल्मोनरी वेन है तो वो ब्लड लंग से हार्ट की तरफ लेके आएगी। सही है। उसके फिर देखें यहाँ पे यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि राइट पल्मोनरी आर्टरी जो है वो ब्लड को हार्ट से लंग्स की तरफ लेके जाती है। फिर आ जाती है आपकी राइट पल्मोनरी वेन। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपका हार्ट से लंग्स की तरफ गया थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। अब वो ब्लड जो है वो जब ऑक्सीजन रिच हो जाएगा तो वो वापस आपके हार्ट की तरफ आएगा थ्रू पल्मोनरी वेन। ठीक है, उसके बाद आपका है एट्रियम, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम क्या करता है, ये आपकी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसको लेता है। ठीक है, वेंस की तरफ, वेंस के थ्रू जो है वो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसको हार्ट जो है वो रिसीव करता है। फिर आ जाते हैं आपके इन्फीरियर वेना केवा। सुपीरियर मतलब ऊपर वाले और इन्फीरियर मतलब नीचे वाले। इन्फीरियर वेना केवा क्या करता है, आपकी लोअर बॉडी से हार्ट को रिसीव करता है। मतलब इसमें भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा क्योंकि आपके हार्ट की तरफ आ रहा है ना बॉडी से, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं आपका राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल क्या करता है, ये आपका पुअर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसको लंग्स की तरफ पंप करता है। ठीक है, इसी तरह आप अगर राइट साइड की अभी हम राइट के साइड की बात कर रहे थे, लेफ़्ट साइड की बात करें तो यहाँ पे भी आपकी एओर्टा है। ये देखें यहाँ पे है एओर्टा। ये एओर्टा है, ये क्या करता है, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसको आपकी बॉडी की तरफ पंप करता है। ठीक है, हार्ट आपके ब्लड को बॉडी की तरफ पंप करता है जिसमें ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इसके बाद ये है आपकी पल्मोनरी आर्टरी जो कि आपके लेफ़्ट साइड के लंग्स को जो है वो ब्लड सेंड करेगी। ये है आपकी पल्मोनरी वेन जो कि आपका राइट साइड से जो लंग हैं वो आपके हार्ट की तरफ जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेंगे। फिर आ जाते हैं आपका लेफ़्ट एट्रियम। लेफ़्ट एट्रियम ये क्या करता है, लेफ़्ट एट्रियम जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स से रिसीव करता है। ठीक है, और लेफ़्ट वेंट्रिकल क्या करता है, उस ब्लड को आपका वापस बॉडी की तरफ पंप करता है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब इन देखें वेंट्रिकल्स और आर्टरीज़ के दरमियान वैल्व लगा होता है। ये देखें, ये भी वैल्व है, ये भी वैल्व है, ताकि ऑक्सीजन जो आपका ब्लड है वो मिक्स ना हो जाए। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपकी बॉडी में मिक्स ना हो जाए। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें राइट वेंट्रिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल की, लेफ़्ट वेंट्रिकल ने हार्ट को आपके बॉडी की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेंड करना होता है, और आपका जो राइट वेंट्रिकल है वो आपके ब्लड को लंग्स की तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो पंप करेगा। अब देखें, लंग्स और हार्ट का डिस्टेंस जो है वो माइनर डिस्टेंस है, मतलब थोड़ा है, जिस वजह से इसकी वॉल्व्स को इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना पड़ता हार्ट को पंप करने के लिए। बट अगर हम लेफ़्ट वेंट्रिकल की बात करें तो इसने ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर पंप करना होता है, जिस वजह से इसकी वॉल्स जो हैं वो थोड़ी थिक होती हैं, ताकि उनके ऊपर अगर प्रेशर, जब हार्ट जो है वो ब्लड पंप करेगा, वॉल्स के ऊपर प्रेशर आएगा तो वो वॉल्स जो हैं उनके ऊपर स्ट्रेस की वजह से उनमें कोई लीकेज ना हो जाए, इसलिए इनमें इनकी वॉल्स जो हैं वो थिक होती हैं। अच्छा जी, अब क्वेश्चन तो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिए बुक पे। अब इनका सलूशन भी देख लें। आप कहेंगे टीचर हम इनको राइट कैसे करें। अब इसका जो है क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट, ए पार्ट आपको करवा दिया हुआ है। आप उसको इस मेथड से भी कर सकते हैं जो कल वीडियो में सेंड किया था, एज वाले मेथड से भी, सिंपल मेथड से जो आप चाह रहे हैं उससे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और ये वाला जो इसका सेकेंड पार्ट है ये भी आप एज वाले मेथड से भी कर लें और सिंपल से भी आप कर सकते हैं, एज़ यू विश। अच्छा जी, ये क्या करते हैं कि नेक्स्ट 2 ब्लैंक्स लगा देते हैं क्योंकि 2 टर्म्स फाइंड करनी है। इन सबको एज के नाम दे देते हैं, A1, A2, A3, A4 सो ऑन, ये जाता जा रहा है। उसके बाद डिफरेंस फाइंड करते हैं टेस्ट के लिए। टेस्ट के लिए हम फाइंड करते हैं डी क्या होता है कि सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू माइनस करते हैं। तो हमने सेकंड वैल्यू क्या है 72, उसमें से 80 माइनस किया, हमारे पास आया -8। अब मैंने एक बार और टेस्ट किया,
एक बार और जब टेस्ट करेंगे तो थर्ड वैल्यू में से सेकंड माइनस, इन दोनों को माइनस करके देखें क्या ये सेम आ रहा है। हाँ जी, वो भी -8 आ रहा है। इट मीन्स के -8 सब में से मिलेगा। तो आप ये अगर चाहे अपनी तसल्ली के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप ना भी करें तो इट्स ओके, ठीक है, अपनी तसल्ली के लिए। लेकिन मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, तो इसीलिए मैं जब एज ए स्टूडेंट थी जब मैं, तो मैं इसको हर एक को माइनस करके देखती थी, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि फर्स्ट टू का जो है डिफरेंस सेम होगा, लेकिन थर्ड वैल्यू का डिफरेंस चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए आपको रूल सिखाए गए हैं जो आपके अकॉर्डिंग थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन आप इस क्वेश्चन में आपको हर एक का डिफरेंस -8 मिल रहा है। आप इन दोनों को चाहे माइनस करके देख लें। A4 है 56 -64 माइनस करें -8 आएगा। ये सब -8 आ गए, ये भी -8 आएगा, ये भी -8 आएगा। अब हमने फाइंड करना है A6 फाइंड करने के लिए हमने ये वाला फार्मूला लिखा, ये जो आपको बताया हुआ डिफरेंस D = A6 - A5। डिफरेंस का फार्मूला यही बताया हुआ है ना आपको कि नेक्स्ट वैल्यू में से प्रीवियस वैल्यू माइनस करते हैं। तो D सबका क्या निकला है, डिफरेंस सबका क्या निकला है, -8। यहाँ पे A6 तो हमने फाइंड करना है, A5 क्या है 48, A5 वो पुट किया, इक्वलिटी के उस तरफ गया, A6 फाइंड कर लिया। A7 कैसे फाइंड करेंगे, A7 भी D का फार्मूला लिखेंगे। D डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, नेक्स्ट वैल्यू में से प्रीवियस वैल्यू माइनस करते हैं, उनकी वैल्यूज़ पुट की। A6 अभी आपने ये फाइंड किया, वो लिख दिया 40, A7 भी निकल आया। अब इसका रूल क्या है, रूल है जी सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम ईच टर्म टू गेट द नेक्स्ट टर्म, द नेक्स्ट टू टर्म्स आर 40 एंड 38। ये है जी इसका सोल्यूशन, कॉपी पे राइट करने का तरीका। ठीक हो गया। अब आ जाएं आप क्वेश्चन नंबर सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सी, 6, 12, 24, 48 ये सो ऑन। ठीक है, आपने लिख लिए। हमने ये नेक्स्ट टू फाइंड करनी है, इनको एज के नाम दे दिए, A7 A8 फाइंड करनी है हमने। अच्छा जी, इसका मामला ये है कि जब हमने इन दोनों को सॉल्व करके देखा और इन दोनों को सॉल्व करके देखा, ये बढ़ रही है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो इट मीन्स इसमें कुछ ऐड हो रहा है। तो जब हम ऐड करके देखते हैं, 6 में 6 ऐड करें 12 आएगा, 12 में 6 ऐड करें 24 आता है, नो। ये तो इट मीन्स कि कोई और ही सीक्वेंस बन रही है, ऐड वाली नहीं है। तो ये हमें इसको देख के समझ आ रही है कि ये मल्टीप्लाई की सीक्वेंस है, डबल होता जा रहा है ना। तो इसीलिए इसका हम ऐसे लिखेंगे आर को हम वैसे इसमें रेशो भी कह सकते हैं। आर क्या है जी कि आपने सेकेंड वैल्यू बाय फर्स्ट वैल्यू, A2 बाय A1 लिखनी है, सेकेंड वैल्यू ऊपर और A1 नीचे डिवाइड कर लेना है। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा 6 2s are 12 2। अब मैं अपनी तसल्ली के लिए एक बार इसको दोबारा करूँगी, मैं थर्ड वैल्यू को भी करके देखूँगी सेकंड वैल्यू के साथ, मैं फोर्थ वैल्यू को भी थर्ड से करके देखूँगी अपनी तसल्ली के लिए। ठीक है, यहाँ तक भी कर लें, ओके है, नो प्रॉब्लम। ये यहाँ तक आ गया। अब हमने फाइंड करना है A6 है, A6 तो है हमारे पास, A7 फाइंड करना है। A7 का फार्मूला क्या होगा, A7 ऊपर और बाय में A6, आप वैल्यूज़ पुट करें। आर क्या निकला था, डिवाइड यानी रेशो क्या निकली है सबकी 2, वो पुट किया। A7 वैसे का वैसे ही, और A6 की वैल्यू 192, ये 192 इस तरफ डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। A7 आपके पास आ गया 384। सेम ऐसे ही हमने A8 फाइंड कर लिया, राइट। A7 जो यहाँ पे हमने फाइंड किया वही यहाँ पे लिख दिया, मल्टीप्लाई इस तरफ जाके होगा, A8 निकल आया। और इसका हम रूल भी लिख देंगे। रूल है जी मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 2 टू गेट द नेक्स्ट टर्म, द नेक्स्ट टू टर्म्स आर 384 एंड 768। ठीक है, इसी तरह से सेम ये वाला क्वेश्चन है, इसमें भी कम हो रही है ये सीरीज़, तो ये डिवाइड हो रहा है। इट मीन्स इन दोनों को डिवाइड करें, 1600 ऊपर रखें, 800 नीचे रखें, डिवाइड करें, 2 आ जाएगा आपके पास। हाँ, अगर आप ये वाला मेथड यूज़ करते हैं आर वाला, एक तो आप अपने सिंपल मेथड से करना चाहें तो कर सकते हैं, एक ये आर वाला जो फार्मूला आपको बताया उसका मेथड है कि A2 ऊपर होता है, A1 नीचे। तो ये देखें A2 क्या है 800, छोटी वैल्यू 1600 नीचे है, ये कटिंग की 1/2 आ गया, 8 1 is 8, 8 2s are 16, 1/2।
अपनी तसल्ली के लिए आप A3 ये एक बार फिर आर फाइंड कर सकते हैं, A3/A2, ये भी 1/2 आएगा, सब 1/2 आते जाएंगे। तो जी इनका इट मीन्स कि 2 से डिवाइड हो रहा है और नेक्स्ट टर्म आती जा रही है, ठीक है। अब A6 निकालने के लिए हमने A5 की वैल्यू पुट की, 100 उस तरफ जाके इधर डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कटिंग की 50 आ गया, ये वाला भी ऐसे ही फाइंड कर लिया, ठीक है। अब देखें यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे सबका डिफरेंस क्या आया था, सबका डिफरेंस आया था 1/2, 1/2। तो इट मीन्स कि हम डिवाइड करेंगे ईच टर्म को 2 के साथ, अंडरस्टैंड, डिवाइड करेंगे, 2 डिवाइड हो रहा है ना यहाँ पे। हाँ, इसका एक रूल आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 1/2 टू गेट द नेक्स्ट टर्म। ओके, मल्टीप्लाई, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये मैं वर्किंग कर रही हूँ कि फर्स्ट वैल्यू क्या है 1600, मल्टीप्लाई 1/2, कटिंग की 800 आ गया, 800 क्या है, 800 तो हमारी सीक्वेंस का सेकंड है। ऐसे ही 800 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 400 आ जाएगा, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं, आप अपने रूल में लिख सकते हैं कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं हर वैल्यू को 1/2 से अपनी नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए। या आप जहन में रखें कि अगर रेशो में आ रहा है आपका इस तरह से 1/2 आ रहा है, तो आपने क्या करना है, बाय में आ रहा है तो डिवाइड का लिखना है, डिवाइड ईच टर्म बाय 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो 2 जो डिनोमिनेटर में होगा वो लिखना है फिर। और यहाँ अगर आप ऐसे ही लिखना चाह रहे हैं 1/2 को, जो आपका डिफरेंस निकल रहा है, तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 1/2, मल्टीप्लाई लिखेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, ठीक है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू। 7th क्लास, अब हम करेंगे 5A क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ई। पार्ट ई और एफ रह गए हैं मेरी तरफ से, ठीक है। बाकी अब आपने सब कुछ जो है सॉल्व करनी है अपनी कॉपी पे अच्छे से, और उनकी पिक्स मेरे साथ शेयर करनी है। अब ये देखें, इसमें जो है ऑल्टरनेट साइंस आ रहे हैं इनके साथ, ये माइनस का है तो ये प्लस का है, लेकिन प्लस का साइन लगा नहीं हुआ, लेकिन ये प्लस का है, एज़ यू नो, अंडरस्टूड बात है। जिसके साथ कोई साइन ना लगा उसके साथ प्लस का साइन होता है। ये माइनस है, ये प्लस का, ये माइनस है, इट मीन्स नेक्स्ट जो हमारे पास वैल्यू होगी वो होगी प्लस की, और उसके नेक्स्ट जो होगी वो होगी माइनस की। अब आप ये देखें कि अगर प्लस माइनस को हम छोड़ दें, वैसे डिजिट्स को देखें तो ये डिजिट्स कम हो रहे हैं। ये देखें, ये 16384 है, 5 डिजिट है। ये 4096, ये 4 डिजिट है। ये भी 4 डिजिट है, ये 3 डिजिट है। इस तरह से ये जो है सीरीज़ ये कम होते हुए नज़र आ रही है, डिक्रीजिंग में जा रही है। लेकिन इसको डिक्रीजिंग कह भी नहीं सकते क्योंकि इनके साइंस की वजह से कोई माइनस का है, कोई प्लस का। तो अब हम देखेंगे कि लेकिन ओवरऑल ये डिजिट्स के लिहाज से कम हो रही है, डिजिट्स कम हो रहे हैं। तो प्लस का जो रूल है या माइनस का रूल है वो तो इस पर अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि साइन चेंज है। अगर हम कहें जी माइनस हो रहा है तो इसीलिए इन डिक्रीजिंग है, माइनस कैसे करेंगे, इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है, इसीलिए आप माइंड में रखें कि इसमें हम ये आर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। आर आपको बताया था A2/A1 होता है, A2 लिखा, A2 इसमें क्या है 4096, बाय में ये लिखा। इनकी कटिंग की अच्छी खासी लॉन्ग कटिंग होती है इसकी, ठीक है। कटिंग करके एट द एंड जो हमें मिला है वो मिला है -1/4। इसी तरह से आप आर एक और फाइंड कर सकते हैं अपनी तसल्ली के लिए, A3/A2। वो मैं फ़ाइंड करने लगी थी लेकिन चूँकि वो बहुत लंबे हो जाने हैं क्वेश्चन, तो मैंने स्टॉप कर दिया। और इसके बाद जो है वो मैंने डायरेक्ट ही A6 फाइंड करने के लिए मैंने आर जो है वो लिख दिया। और A6 फाइंड करने के लिए आप A6/A5 लिखा,
A6 A5 की वैल्यू -64 है, R हमारे पास -1/4 है। ये 64 डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रहा है, तो ये जब इक्वल के इस तरफ आएगा, अपने साइन के साथ आएगा, ब्रैकेट लगा देंगे और साथ माइनस आएगा। ब्रैकेट क्यों लगाएंगे? क्योंकि मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा था, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन ये अपना साइन साथ लेके जाएगा, उसको नहीं छोड़ेगा, ठीक है। और ये माइनस माइनस आ गया प्लस, 64 1s आर 64, कटिंग की 16 आ गया। मैंने आपसे कहा था ना नेक्स्ट वैल्यू प्लस की होगी। अब उससे जो नेक्स्ट वैल्यू हम फाइंड करेंगे R से A7/A6, वो आई है हमारे पास सॉल्व करके माइनस की। तो रूल हम इसका लिख देंगे। आपको बताया था कि जब बाय में आए, जैसे 1/2 आए या 1/4 आए, बाय में आए, तो जो बाय है इट मीन्स कि डिवाइड लिखना है आपने। ओके, डिवाइड ईच टर्म बाय -4 टू गेट द नेक्स्ट टू टर्म्स। -4 लिखना है, 1/4 नहीं लिखना, -1/4 नहीं लिख देना, अंडरस्टैंड। -4 लिखना है। अगर आपने -1/4 लिखना है तो फिर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखेंगे। मैंने पिछली वीडियो में बहुत डिटेल से इसके बारे में आपको बताया था कि फिर आप यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय -1/4। अगर डिवाइड लिखेंगे तो फिर -4 लिखेंगे। आपकी एक्चुअली बड़ी क्लास है आप, तो इसीलिए आपको हर बात बताई जाती है, क्योंकि नेक्स्ट क्लासेस में 8 क्लास में 9 क्लास में आप लोगों के अब कंसेप्शनल पेपर होंगे, जैसे अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न। उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कंसेप्शनल होंगी, बुक में भी मौजूद ना हो, तो इसीलिए हर बात की आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एक जो वो मतलब लकीर के फ़कीर फार्मूला में वैल्यू पुट की फाइंड कर लिया, नहीं, आपको हर चीज़ से आगाह किया जा रहा है ताकि नेक्स्ट क्लासेस के लिए आप लोग रेडी रहें कि इस तरह से, इस मेथड से इसको सॉल्व करना है आपने, या इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, इसका ये मेथड है, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो घबराना नहीं है, ये नहीं, परेशान नहीं होना कि टीचर हम ये फ़ॉलो करें या वो फ़ॉलो करें। आपको बताया है कि जब डिवाइड लिखना है तो फिर आपने -4 लिख देना, और जब मल्टीप्लाई लिखना है तो फिर आपने 1/-4 लिख देना, ठीक है। टू गेट द नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट टू टर्म्स आर दिस। अब ये है जी मेरी तरफ से लास्ट क्वेश्चन। बाकी आपने सारा होमवर्क खुद जो है वो अच्छे से क्वेश्चन नंबर 1 का वीकेंड पे आपने कंप्लीट करना है। ये 9 -18 36 F पार्ट है। ये भी ऑल्टरनेट साइंस के साथ है। एस का मैंने इनको नाम दिया, A6 A7 फाइंड करना है। इसमें भी R वाला फार्मूला चलेगा, क्योंकि ज़्यादातर प्लस माइनस वाली जो ऑल्टरनेट साइंस की सीरीज़ होती हैं, ऑल्टरनेट साइंस है ना, ये प्लस का, ये माइनस का, चेंज हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो उसमें हम R ही फाइंड करते हैं, D फाइंड नहीं करते। तो अब मैंने टेस्ट किया, इसमें -2 डिफरेंस आ रहा है, ये टेस्ट है, ठीक है। अब उसके बाद R इसमें से फाइंड किया, R फाइंड किया है तो A6/A5 होता है। इसमें R की वैल्यू पुट की, A6/A5 की वैल्यू 144 है, वो पुट की, ये फाइंड कर लिया। एंड पे लिख दिया मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय -2 टू गेट नेक्स्ट टर्म, और ये लिख के क्लोज। अंडरस्टैंड। अगर अब भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। वीकेंड पे आपने इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है, और अपना जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करना है। सबसे पहले आप अपने रफ कॉपीज़ पे इसको करें, उसके बाद आपने इसको नीट कॉपी पे अच्छा सा प्यारा सा खूबसूरत सा लिख लेना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर एसएसटी क्लास टीचर मिस साइमा तैयब। जी स्टूडेंट्स, हमारी एसएसटी की क्लास स्टार्ट हो रही है। स्टूडेंट्स, कल हमने सेकंड टर्म का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, सकाफ़त। फर्स्ट स्टार्ट की रीडिंग में हमने देखा था कौम, कौमियत, सकाफ़त, इन सब का हमने मफ़हूम देखा था। आज हम अपनी नेक्स्ट रीडिंग स्टार्ट करेंगे। पाकिस्तान की मुतनफ़ सकाफ़त। पाकिस्तान के चारों सूबों खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान और इसके अलावा वफाकी इलाकों और गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, इनकी सकाफ़तें, लिबास, खाने और मौसीकी के लिहाज से ये सब एक दूसरे से जुदा हैं। नंबर 1 पे हम देख लेते हैं पंजाब को। पंजाब 5 दरियाओं की सरज़मीन है। पंजाब की इलाकाई जो ज़ुबान में इसको पंज के मायने 5 और आप के मायने पानी है। यहाँ की सकाफ़त ज़राअत और दही इलाकों से मुंसलिक है, ठीक है। पंजाब के मशहूर खाने सरसों का साग और लस्सी है। यहाँ के लोगों का मशहूर लिबास शलवार कमीज़ है। नेक्स्ट है हमारे पास सिंध।
सिंध की सकाफ़त जो कदीम तरीन सकाफ़त में इसका शुमार किया जाता है। सिंध के लोग अपनी ज़ुबान और विरसा पर फ़ख्र करते हैं। सिंध के सूफ़ी जो बुज़ुर्ग शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई पूरे मुल्क में यकसान तौर पर काबिल एहतराम माने जाते हैं। शायद साथ में आपको शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई का मज़ार नज़र आ रहा है, ठीक है। सिंधी मसालेदार बिरयानी और इसके अलावा सिंधी अजरक टोपी बहुत मशहूर हैं। साइड में आपको ये दोनों चीज़ें नज़र आ रही हैं, सिंधी अजरक और सिंधी टोपी। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है खैबर पख्तूनख्वा। पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में सूबा खैबर पख्तूनख्वा की सकाफ़त यहाँ बसने वाले कदीम पठान कौम से मुंसलिक है, ठीक है। यहाँ के लोग अपनी मेहमान नवाज़ी की वजह से मशहूर हैं, लेकिन यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा सख्त मिजाज हैं, अपने रस्म व रिवाज की मुकम्मल पासदारी करते हैं। चपली कबाब यहाँ के पूरे पाकिस्तान में मशहूर हैं, ठीक है। खुशहाल खान खट्टक और रहमान बाबा यहाँ के मशहूर शायरों में शुमार किए जाते हैं। खुशहाल खान खट्टक भी आपको साइड पे दिखाया जा रहा है और उसके बाद मौसीकी का आला दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान की सकाफ़त यहाँ के कबायली निज़ाम पर मुश्तमिल है, ठीक है। बलूची कढ़ाई का हुनर यहाँ की औरतों में मशहूर है। इसके अलावा यहाँ के लोग जो बलोच कौम है वो भेड़ और बकरे का गोश्त खाना पसंद करते हैं। यहाँ का मशहूर जो इलाकाई रक्स दो चाप है, जिसमें लोग एक दायरे में घूमते हैं, आपको साइड पे नज़र भी आ रहा है बलोची रक्स, ठीक है। और मौसीकी की धुन पर तालियां बजाते हैं। बांसुरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, बांसुरी भी दिखाई जा रही है स्टूडेंट्स आपको। नेक्स्ट है आज़ाद जम्मू कश्मीर। कश्मीर की सकाफ़त मतनव है। यहाँ के खाने अपने बेहतरीन जायके और खुशबू की वजह से पसंद किए जाते हैं। कश्मीरी चाय और कहवा का इस्तेमाल किया जाता है। पूरे पाकिस्तान में हाथ की नफीस कढ़ाई मशहूर है, ठीक है। नेक्स्ट है गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान की सकाफ़त का एक नुमायाँ पहलू यहाँ के लोगों का मखसूस लिबास और टोपी का मखसूस अंदाज़ है। यहाँ के लोग ऊन से बनी हुई टोपियाँ पहनते हैं जो कि ऊपर की जानिब मुड़ी हुई होती हैं। साइड पे स्टूडेंट्स आपको चित्राली टोपी भी दिखाई जा रही है। यहाँ के लोग अपनी मेहमान नवाजी की वजह से मशहूर हैं, ठीक है। यहाँ के लोग कई कबाइल में आपस में बटे हुए हैं। यहाँ शना नामी इलाकाई ज़ुबान राइज है, ठीक है। रवायती खानों में हरीसा जो कि गोश्त, दालों और चावलों को मिलाकर पकाया जाता है वो मशहूर है। कसीर सकाफ़ती माशरे के फ़वाइद, यानी मुख्तलिफ़ सकाफ़तों से बने हुए माशरे के क्या फ़वाइद हैं। किसी भी माशरे में मुख्तलिफ़ सकाफ़तें हमें एक दूसरे के जज्बात को, एहसासात को कबूल करना सिखाती हैं, जिसकी वजह से मुल्क में पाए जाने वाले लोग मुल्क की मईशत के निज़ाम को मजबूत बनाते हैं। जब हम किसी भी दूसरे इलाके की लोगों की सकाफ़त को कबूल करते हैं तो हम उनके मज़हब को, उनके एहसासात को, उनके जज्बात को, उनके रस्म व रिवाज को कबूल करते हैं, ठीक है। और यही सब चीज़ें हम सब लोगों में इत्तेहाद पैदा करती हैं। सब लोग एक मुश्तरका मकसद यानी अपने वतन की तरक्की में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। एक कसीर सकाफ़ती माशरा होने की वजह से पाकिस्तान को कई फ़वाइद हासिल होते हैं। मुख्तलिफ़ इक़साम के खाने, लिबास, ज़ुबानें, रस्म व रिवाज, तहज़ीबें, इनको फ़रोग़ मिलता है, ठीक है। मुल्क में खिदमत हासिल करने के लिए दूसरे ममालिक से लोगों को बुलाना नहीं पड़ता और यहाँ के मुकामी बाशिंदों के लिए नौकरियों का हसूल आसान हो जाता है। जी स्टूडेंट्स, हमारा सेकेंड टर्म का फर्स्ट चैप्टर उसकी पढ़ाई आज मुकम्मल हुई है। जी स्टूडेंट्स, कल हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 किया था, आज इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कौमियत से क्या मुराद है। अपने मुल्क के लिए अपनाइयत और एहसास के जज्बे का नाम कौमियत है। जी स्टूडेंट्स, आपकी डायरी है, आपने क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से याद करना है और कॉपी पर नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में इसको लिखना है। अल्लाह हाफिज़। ओपन योर बुक्स 5 क्लास, 7 क्लास, पेज नंबर 80, एक्सरसाइज 5A। अच्छा जी, इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको करवाया था कल की वीडियो में, तो उसमें आप इजीली गैस करके बता सकते हैं जी। इसमें हमने ऐड 5 कर रहे हैं तो नेक्स्ट 2 टर्म्स ये आ जाएंगी, रूल भी लिख देंगे जी ऐड 5। ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक है, शॉर्ट मेथड से यू कैन। उसके बाद जी ये देखें, ये जो सीरीज़ है ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इसमें से आप दोनों को माइनस करके देख लेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 आएगा और हर एक में चेक कर लीजिएगा। सम टाइम ऐसा होता है कि इसमें से माइनस करें तो कुछ और आ रहा होता है, इन दोनों को माइनस करें,
A2 और A3 को माइनस करें तो कुछ और आ रहा होता है, तो सबका सेम आना चाहिए, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आप कर लेंगे। उसके बाद A और B आपसे हो जाएगा। अब ये देखें आई क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1 का आई पार्ट, इसमें 0, 10, 20, 30, 40 ये तो आप लोग आंखें बंद करके बता देंगे जी टीचर, इसमें जो है नेक्स्ट वैल्यू 50 और 60 होगी और इसमें 10 जो है ऐड हो रहा है, ये भी आप आई पार्ट भी कर लेंगे। अब ये देखें यहाँ से ये एच पार्ट भी आप कर सकते हैं, -10, -90, -80, -70, -60, आगे क्या आएगा -50 और नेक्स्ट क्या आएगा -40। तो इस इट मीन्स कि सब्ट्रैक्ट हो रहा है -10 सब में से, तो हमारे पास क्या आ रही है, उसके बाद जो है नेक्स्ट टर्म आ रही है। अब सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, आई थिंक प्लस हो रहा है। हाँ जी, मैं आपको बताती हूँ कि ये है -100 है फर्स्ट, -90, -80 सो ऑन। तो इसको टेस्ट हम जब करेंगे तो -100 में +10 अगर करते हैं तो ये आ जाएगा -90। हाँ जी, आप इसका रूल लिखेंगे कि जी नेक्स्ट 2 टर्म्स लिख लीजिएगा जो आएंगी और उसके बाद रूल लिख दीजिएगा कि +10 ऐड 10 कर रहे हैं हम हर एक में। तो आपने इसमें इसको सिंपली जो मेथड है आपका उससे सॉल्व कर लेना। अब आ जाएं आपका ABHI, ये 4 पार्ट्स हो गए। अब ये देखें J पार्ट जो है, इसमें भी आप इन जो सीरीज़ है ये बढ़ने की तरफ जा रही है, ठीक है। तो आप क्या 52 में ऐड हो रहा है, इसमें क्या और ऐड हो रहा है, नेक्स्ट आता जाएगा, ऐड 7 हो रहा है। आप इसकी नेक्स्ट 2 टर्म्स भी लिख लेंगे। अब ये जो ऐड वाली और सब्ट्रैक्ट वाली थे ना क्वेश्चन, वो मैंने आपको बता दिए, आपने इस मेथड से इसको सॉल्व कर लेने हैं क्योंकि ये आपके क्वेश्चन समझ में हैं। अब वो क्वेश्चन जो इस तरह के सी पार्ट की तरफ देखें, पार्ट सी क्वेश्चन नंबर 1, 5A, 6, 12, 24, 48, 96, 192 सीरी, ये जो सीक्वेंस है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, लेकिन आप ये देखें कि ये 6 है, ये 12 है, ये इसका डबल है, ये इसका डबल है, ये इसका डबल है। इट मीन्स कि ये डबल हो रहे हैं सब, तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आप नेक्स्ट वाली 2 टर्म्स लिख लेंगे और ये भी आपकी सीरीज़ हो जाएगी और आप रूल में लिख देंगे कि जी मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 2, राइट। अब ये देखें, ये हमारे पास जो सीरीज़ है सीक्वेंस है 1600, 800, 400, 200, 100, ये आप इन दोनों को माइनस करें, इन दोनों को माइनस करें, इन दोनों को माइनस करें, क्या सेम आ रहा है? नो, चेंज आ रहा है। तो इसीलिए आप इनको डिवाइड कर दें इसको इन दोनों को डिवाइड करें, 1600 ऊपर रखें, 800 नीचे रखें, आपको मिलेगा 2। फिर 800 ऊपर रखें, 400 नीचे रखें, आपको मिलेगा 2। हर एक को डिवाइड करें तो ये आपको मिल जाएगा 2। तो इट मीन्स सबको 2 से डिवाइड करेंगे तो हम नेक्स्ट 2 टर्म्स भी आ जाएंगी और आप रूल लिख देंगे डिवाइड बाय 2। अब ये ई पार्ट और एफ पार्ट, जी पार्ट, आप ये देखें कि ये जो पार्ट्स हैं ये थोड़े, ई पार्ट तो बहुत ही बड़े डिजिट हैं, ठीक है। तो इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब मैं ये आपको एज वाले मेथड से बताऊंगी, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वीडियो में आप देखें और अगर इसमें भी आपको कोई समझ नहीं आई है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं।